गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कल मैंने आप लोगों को एक सम दिया था सॉल्व करने के लिए, जिसमें आप लोगों को दोनों करना था, डिफ़ॉल्ट स्कीम एंड ऑप्शनल स्कीम। ज़रा क्वेश्चन देंगे मुझे? चल बैठ जाओ। हाँ हाँ वो ठीक है। ओके चलो। पहले तो ये सम में आप लोग दो अलग अलग फॉर्मेट भी बना सकते हो, डिफ़ॉल्ट स्कीम के लिए एंड ऑप्शनल के लिए, या फिर एक ही फॉर्मेट में 4 कॉलम भी बना सकते हो। पर्टिकुलर्स 2 कॉलम ऑप्शनल के लिए एंड 2 कॉलम डिफ़ॉल्ट के लिए, तो वो भी चलेगा। अब पहले आ रहा है बेसिक सैलरी। चलो क्या करोगे ऑप्शनल एंड डिफ़ॉल्ट दोनों में? आउटर कॉलम फुल्ली टैक्सेबल। नेक्स्ट आ रहा है डियरनेस अलाउंस। अब डियरनेस अलाउंस को अलग अलग कर दो। पहले तो टोटल डियरनेस अलाउंस इज 80% ऑफ बेसिक सैलरी। सो पहले बेसिक सैलरी का 80% लो और उसका 60% इज इन टर्म्स एंड 40% इज नॉट इन टर्म। तो 60% कितना आ रहा है उसका, और 40% 3,84,000। सो पहले से ही अलग अलग करके रख दो, वो आपके लिए इजी होगा। फिर आपको क्वेश्चन में दिया है बोनस, तो बोनस टैक्सेबल होता है ऑन रिसीव बेसिस, तो 80,000 टैक्सेबल होगा। कमीशन, टर्नओवर, कमीशन, नेट प्रॉफिट 50 एंड 50 दोनों फुल्ली टैक्सेबल। एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी भी फुल्ली टैक्सेबल एंड फुल्ली टैक्सेबल। अब आ रहा है हाउस रेंट अलाउंस। ये आपने अलाउंस ऊपर लिखा और नीचे एग्जम्पशन माइनस किया, वैसा नहीं करना है। हाउस रेंट अलाउंस लिखा, वहीं पे एग्जम्पशन माइनस करो। सारे एग्जम्पशंस को अलग करके ऊपर अलाउंस टैक्सेबल, वैसा नहीं होगा। हाउस रेंट अलाउंस लिखा फुल, पहले तो 4,80,000 इनर कॉलम में लिखो दोनों जगह, फिर नीचे लिखो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1013 है, और यहाँ पे एग्जम्पशन आएगा ऑप्शनल में, डिफॉल्ट में निल, और ऑप्शनल में जो आपका एग्जम्पशन आएगा वो आएगा 3,57,400। अब इधर एग्जम्पशन के लिए कहने से 3 लिमिट्स हैं, 50-40% ऑफ सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10%। तो उसके लिए यू कैन मेक अ वर्किंग नोट, वो वर्किंग नोट में दिखा दो, वो चलेगा। और उधर तो 4,80,000 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जम्पशन इज निल। कन्वेयंस अलाउंस 2,000 मिला, सो 24,000 इनर कॉलम में लिखो दोनों जगह पे, और दोनों जगह पे 20,000 का एग्जम्पशन ले लो, 4,000 दोनों जगह पे टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस 3,000 मिला, 36 दोनों जगह पे लिखो इनर कॉलम में। एक्चुअल एक्सपेंसेस 38 है, तो माइनस करो एग्जम्पशन, पहले में पूरा 36 एग्जम्प्ट हो जाएगा और दूसरे में एग्जम्पशन निल, पूरा 36,000 टैक्सेबल हो जाएगा। लिखो, डायरेक्ट भी चलेगा, अगर अलग अलग बनाए तो डायरेक्ट लिखोगे चलेगा, नहीं तो मैं तो फॉर्मेट के साथ मैच करवा रहा हूँ इसीलिए, और कुछ नहीं। फिर उसके बाद हेल्पर अलाउंस 18,000 इनर कॉलम में लिखोगे। एक्चुअल एक्सपेंसेस 15,000 है, तो 18 में से 15 माइनस करो, 3,000 टैक्सेबल ऑप्शनल में, डिफॉल्ट में निल एग्जेम्प्ट फुल्ली टैक्सेबल। अब इधर आपने थोड़ी सी गड़बड़ की है, ऐसा मुझे लग रहा है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में क्या लाइन लिखी थी क्वेश्चन में? 200 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन। ये लाइन का मतलब क्या हुआ? 200 रुपया पर मंथ फॉर, इसका मतलब क्या? तीनों का मिला के आपको 200 मिल रहा है। अरे पर मंथ पर चाइल्ड थोड़ी दिया है, तो इट इज 200 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन। 3 बच्चों का मिला के आप लोगों को 200 मिल रहा है, मतलब पर चाइल्ड यू आर रिसीविंग 66.67।
Now, if you are receiving 66.67 per child, how much is exempt? 66.67. तो 66.67 इंटू 2 इंटू 12, 1600 रुपया एग्जाम्प्ट होगा. तो 2400 माइनस 1600 करो, 800 टैक्सेबल होगा ऑप्शनल में. डिफॉल्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा. कितने लोगों ने पर मंथ पर चाइल्ड? सबने वही किया है, सबने वही किया है. हाँ, खत्म. आप कर देना बाद में चेंज. चलो, टिफिन अलाउंस नेक्स्ट दिया है, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. वो तो कितना आ रहा है टिफिन अलाउंस? 24,000. एंटरटेनमेंट अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, आउटर कॉलम में लिखोगे. टेलीफोन अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, आउटर कॉलम में लिखोगे. अब आ रहा है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 5,000 रुपया. तो वो पहले ये करोगे, टैक्सेबल करोगे 5,000 रुपये को. अरे ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करोगे, फिर ग्रॉस सैलरी में से आप माइनस करोगे. पहले ऑप्शनल स्कीम में 8,000 पीटी माइनस हो जाएगा और उधर डिफॉल्ट में कुछ भी नहीं होगा. और इधर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50 और उधर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75. आपने ना ग्रॉस सैलरी दिखाया ही नहीं है. ग्रॉस सैलरी दिखाओ, आपने पीटी ऊपर ही माइनस कर दिया प्रोफेशनल टैक्स. सर डिफॉल्ट स्कीम में भी 5,000 प्लस होगा क्या? नहीं प्रोफेशनल टैक्स वाला नहीं नहीं, मतलब ग्रॉस सैलरी में ऐड नहीं होगा? ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा, सिर्फ लेस नहीं होगा. लेस नहीं होगा, हाँ ठीक है. लेस नहीं होगा. एम्प्लॉई ने को खुद ने आउटफ्लो किया हुआ है, वो थोड़ी इनकम है एम्प्लॉई क्या. और एम्प्लॉयर ने जो पे किया वो आपके लिए परक्विजिट हुआ, आपका टैक्स उसने भर दिया तो वो बेनिफिट हुआ, इसीलिए वो ऐड किया. हाँ, क्यों ऐसा? मतलब प्रोविजन कल ही तो सिखाया मैंने आपको नोट 4 में कि प्रोफेशनल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स क्यों माइनस करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में? पे किया तो ये भी तो पे किया है, माइनस करो सैलरी में से. एम्प्लॉयर का भी माइनस करेंगे, नहीं तो उसके ऊपर इनकम टैक्स लग जाएगा. फाइनल आंसर ऑप्शनल में कोई बताएगा कितना? 27,400 और डिफॉल्ट में 30,2400. चेक कर लीजिए एक बार, कुछ डाउट हो तो पूछो. वो तो पेपर चेकर पे डिपेंड करता है, ऐसा कहीं पे भी स्टैंडर्ड अपने पास ये नहीं है कि क्या मार्क्स अलोकेट करेंगे वो लोग, क्योंकि उसके वजह से आपका नेट सैलरी भी रॉन्ग हो गया, ग्रॉस सैलरी भी रॉन्ग हो गया. तो वो लोग कितना डिडक्ट करेंगे ऐसा कोई पैटर्न है नहीं. तो भी समझ लो 10 मार्क का क्वेश्चन हुआ तो 2-3 मार्क तो गए जाएंगे उसके लिए. पर ये मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, पेपर चेकर के ऊपर डिपेंड करता है. बराबर. चलो, अपन ने सैलरी में नोट नंबर 1 कंप्लीट कर दिया, अलाउंसेस, एंड नोट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है, डिडक्शन. अब हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं विथ नोट नंबर 2. क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट्स. चलो ध्यान से समझो.
अब हम लोगों को पहला रिटायरमेंट बेनिफिट जो डिस्कस करना है वो है ग्रेचुइटी। बोलो क्या है फर्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट? अब तुम समझो कि तुम आज एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल 15 साल काम करते हो और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के तुम जा रहे हो, तो आज वो ऑर्गेनाइजेशन में तुमने सब्सटैंशियल टाइम डिवोट किया है। सो एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एम्प्लॉयर आपको एक अमाउंट पे करता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेचुइटी। अब कुछ जगह पे ग्रेचुइटी पेमेंट्स कंपलसरी होती है, कुछ जगह पे ग्रेचुइटी पेमेंट्स वॉलेंटरी होती है। अब है ना एक एक्ट है जिसका नाम है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। बोलो क्या है एक्ट का नाम? वो एक्ट में ऐसा लिखा है कि अगर एक कंपनी है, वो कंपनी के अंदर 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो फिर वो कंपनी को ग्रेचुइटी एक्ट इज एप्लीकेबल। किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। एंड फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जब भी वो लोग काम छोड़ेंगे तो ये कंपनी को उनको कंपलसरी ग्रेचुइटी देना पड़ेगा। अब सेकंड क्या आता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 10 से कम है, देन ग्रेचुइटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑर्गेनाइजेशन कैन वॉलेंटरीली पे ग्रेचुइटी टू एम्प्लॉइज। अब अगर आपको ग्रेचुइटी मिला तो उसका प्रोविजन क्या है वो हमें सीखना है। अब आपको ग्रेचुइटी 2 टाइम पे मिल सकता है। समझो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में 10-15 साल काम किया, फिर आपको पैसों की जरूरत थी। नाउ ऑर्गेनाइजेशन इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो आप अपने एम्प्लॉयर के पास गए और आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला क्या कि मुझे आप ग्रेचुइटी दे दो, ये 10-15 साल का जो भी बन रहा है, मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ नहीं रहा हूं, मैं अभी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, मेरे को पैसों की जरूरत है, आप ये 10-15 साल जो मैंने काम किया उसका जो भी मेरा ग्रेचुइटी बनता है वो आप दे दो। अगर आपको ग्रेचुइटी रिसीव हो रहा है ड्यूरिंग योर सर्विस पीरियड, देन ग्रेचुइटी इज फुल्ली टैक्सेबल। देन ग्रेचुइटी इज, लेकिन अगर समझो कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में 15 साल काम किया और वो ऑर्गेनाइजेशन अब छोड़ के जा रहे हो, मतलब आपको अब ग्रेचुइटी मिला, कब? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो फिर आप लोगों को सेक्शन नंबर 10 के अंदर एग्जम्पशन मिलेगा। सो ये सेक्शन 10 कब एप्लीकेबल होगा? जब आपको ग्रेचुइटी रिसीव हो रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इफ ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, then entire gratuity is taxable. But if gratuity is received at the time of retirement, तो हम आपको exemption देंगे। exemption के लिए आप चेक करो कि आप कौन से कैटेगरी में फॉलो हो रहे हो। पहला कैटेगरी एप्लीकेबल है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, दूसरा कैटेगरी एप्लीकेबल है ऐसे एम्प्लॉइज को हु आर कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। पेमेंट ऑफ, अब एक मिनट, सागर लिमिटेड करके कंपनी है, मेरे इसमें तुम सब लोग काम कर रहे हो, 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अब पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट इज एप्लीकेबल टू सागर लिमिटेड, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, एंड तुम सबको हम पोगा एम्प्लॉइज बोलेंगे। मतलब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जिसको पोगा एक्ट इज एप्लीकेबल, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट इज एप्लीकेबल। एंड अगर समझो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एम्प्लॉयड आर लेस देन 10,
then gratuity act is not applicable to organization, but organization can voluntarily pay gratuity to employee. उसको हम बोलेंगे other employee. क्या बोलेंगे उनको? other employee. अब ग्रेचुइटी अगर आपको मिला ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, किसी को भी मिले, गवर्नमेंट, पोगा, अदर्स, इट इज फुल्ली टैक्सेबल. ये चार्ट आपको रेफर कब करना है? व्हेन यू आर रिसीविंग ग्रेचुइटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के वक्त ग्रेचुइटी मिला. अब समझो तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और तुम रिटायर हो चुके हो और तुम्हें 10 लाख का ग्रेचुइटी मिला, क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट. क्या हो जाएगा बोलो? फुल्ली एग्जेम्प्ट. मतलब पूरा का पूरा 10 लाख एग्जेम्प्ट. मतलब आप आउटर कॉलम में कितना लिखोगे? निल. आप आउटर कॉलम में निल लिखोगे. बैठ रहा है दिमाग में? अब पोगा और नॉन पोगा, इन लोगों के केस में क्या होगा? तो अब ध्यान से सुनो. यहां पे 3 लिमिट्स है, कंडीशन नहीं. यहां पे भी 3, तीनों में से जो लोअर आएगा उतना एग्जेम्प्ट, बाकी का टैक्सेबल. दोनों जगह पे जो लोअर आएगा वो. समझ में आ रहा है? चलो आप मुझे बताओ कि अगर आपको 10 लाख रुपया ग्रेचुइटी मिला, एग्जाम्पल, मैक्स टू मैक्स एग्जेम्प्ट कितना हो सकता है? तो तुम्हें इतना समझ में आना चाहिए, दोनों जगह पे एक लिमिट क्या होगी? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. अरे ये तो कल भी पढ़ाया था रे. सो ऐसे देखने जाएंगे तो लिमिट सिर्फ 2 ही है. अब उसमें भी थर्ड लिमिट, दोनों जगह पे मैक्सिमम 20 lakhs एंड मैक्सिमम 20 lakhs ओवर लाइफ टाइम. ओवर लाइफ टाइम. अब ये ओवर लाइफ टाइम क्या है वो थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करता हूं. सो ऐसे देखने चाहेंगे तो अब आपको एक ही लिमिट में याद रखना है सबको. डिफरेंस एक ही लिमिट का है. अब ध्यान से सुनना क्या है लिमिट. इधर आपको करना है 15 डिवाइड बाय 30, मतलब इट इज हाफ. हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 months. मतलब 10 महीने का एवरेज लेना है. सो मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये और कुछ नहीं है, सैलरी 1 month का ही है, बट 1 month इज एवरेज ऑफ 10 months. 1 month का सैलरी इज एवरेज ऑफ 10. और जब तुम सैलरी को 15/30 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? हाफ मंथ का सैलरी ले रहे हो. ये क्या है आपका? इतना जो मैंने लिखा वो क्या है? इट इज हाफ मंथ सैलरी. हाफ मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ years of service. आपने कितने साल वो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है? तो इसका मतलब लिमिट नंबर 1 क्या है? आधे आधे महीने की सैलरी एग्जम्प्ट होगी. कितने टाइम तक? जितने साल तुमने काम किया है. मतलब 15 दिन की सैलरी का एग्जम्पशन मिलेगा. बैठ रहा है दिमाग में? बैठ रहा है? सो इट इज 15 डिवाइड बाय 30 इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 months इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस. आपने कितने साल वो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया. अब पोगा के केस में, पोगा इंस्टेड ऑफ 15/30 इट इज 15/26. समझेगा? 15 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी. अगेन इट इज अ सैलरी ऑफ 1 month, बट इट इज लास्ट ड्रॉन, जो आपकी लास्ट में सैलरी थी. वापस से ये क्या है? तो इट इज हाफ मंथ सैलरी ओनली इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस. अब ध्यान से सुनना.
इधर हमने लिया है 15/26 और इधर हमने लिया है 15/30। इधर तो परफेक्ट हाफ हो रहा है, इधर हाफ से थोड़ा ज्यादा होगा, ये बराबर ना, हाफ से ज्यादा होगा। अब है ना, ये जो 15/26 किया वो क्यों किया है? एक महीने में 30 दिन होते हैं, जिसमें से 4 संडे होते हैं, तो अपन ने डिवाइड जो किया है ना 26, वो वर्किंग डेज से डिवाइड किया है अपन ने। किससे डिवाइड किया है? वर्किंग डेज से। और तुम अगर समझ पा रहे हो तो हम 15/26 करेंगे और इधर 15/30 करेंगे, कहने से बेनिफिट थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा पोगा एम्प्लॉइज को। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, सबसे ज्यादा बेनिफिट हम गवर्नमेंट को देना चाहते हैं, फिर हम पोगा वाले को देना चाहते हैं और लास्ट में हम अदर्स वाले को बेनिफिट देना चाहते हैं। बैठा दिमाग में? दूसरी चीज देखो क्या लिखी है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, एंड हियर इट इज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, एवरेज ऑफ 10 मंथ्स। कौन सी सैलरी के ज्यादा होने के चांसेस है? लास्ट ड्रॉन सैलरी के, क्योंकि उधर तुम 10 महीने का एवरेज ले रहे हो तो वो शायद कम हो सकता है, ये लास्ट ड्रॉन सैलरी ज्यादा हो सकता है। इसीलिए वापस से तुम देखोगे तो पोगा को ज्यादा बेनिफिट देना चाहते हैं एज कंपेयर टू नॉन पोगा। सो याद ऐसे रखो, 15/26 उधर है 15/30, तो पोगा को ज्यादा बेनिफिट मिला। इधर है लास्ट ड्रॉन, उधर है एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, पोगा को ज्यादा बेनिफिट। बट अब एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि सर 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 ये सैलरी में हमें क्या लेना है? तो यहां पे जब तुम सैलरी कैलकुलेट करोगे ना, तो यू विल टेक बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस बोथ, दैट इज इन टर्म्स एंड नॉट इन टर्म्स, दोनों लेना है। हर जगह पे सैलरी का डेफिनेशन नया ही मिलने वाला है। कल अपन ने एचआरए में सैलरी का डेफिनेशन किया था, दैट वाज बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एंड कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। इधर है बेसिक प्लस डीए बोथ। अच्छा, इधर सैलरी का मतलब क्या? यहां पे जो सैलरी दी है, तो यहां पे सैलरी का मतलब है, ध्यान से समझना, आप लोगों को बेसिक सैलरी लेना है, डीए टर्म्स लेना है एंड कमीशन लेना है विच इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। मतलब यहां पे सैलरी का डेफिनेशन सेम एज पोगा, सॉरी सेम एज एचआरए, सॉरी एचआरए की तरह है, सेम। बैठ रहा है दिमाग में आपके? अच्छा, अब इधर तुम्हें एवरेज लेना है ना 10 महीने का। क्वेश्चन क्या आ रहा है, कौन से 10 महीने? कौन से? तो 10 महीने जो तुम्हें लेने हैं ना यहां पे, वो 10 महीने होंगे प्रीसीडिंग दी मंथ ऑफ रिटायरमेंट। मतलब क्या? अगर तुम समझो, एग्जाम्पल लो, 20 दिसंबर को रिटायर हो रहे हो, 20 दिसंबर, तो 10 महीने कहां से काउंट करोगे? नवंबर से बैकवर्ड जाओगे 10 महीना। बैठ रहा है ना दिमाग में? सो नवंबर से फेब तक जाओगे, फेब टू नवंबर। तो वो फेब से लेके नवंबर का बेसिक सैलरी लोगे, फेब से लेके नवंबर का डीए इन टर्म्स लोगे, फेब से लेके नवंबर का कमीशन लोगे बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और डिवाइड बाय 10 करोगे। थोड़ा सा दिमाग चलाने का, ये पिछले 10 महीनों में अगर तुम्हारी सैलरी में चेंज हुआ है तो ये टाइम पास करना। अबे नहीं तो 1 महीने की सैलरी लो, वही एवरेज हो जाएगी रे। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट आएगा कब? जब चेंज हुआ है। नहीं तो अगर समझो 10 महीने का तुम्हारा बेसिक सैलरी सेम है, डीए इनकम सेम है, कमीशन सेम है, तो 1 महीने का जो होगा वही 10 महीने का एवरेज निकाल के लोगे, वही आने वाला है। तो जब चेंज होगा, वो चेंज हुआ तो ये एवरेज का कॉन्सेप्ट रेलेवेंट होगा। अरे समझा? इधर हमने किया 15/26, उधर हमने किया 15/30। इधर हमने लिया लास्ट ड्रॉन सैलरी, उधर हमने लिया एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। इधर सैलरी में आया बेसिक प्लस डीए बोथ, उधर आया बेसिक डीए टर्म्स एंड कमीशन। उधर 10 महीने कौन से लेने हैं? प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस मंथ में आपने रिटायरमेंट लिया वो मंथ को इग्नोर करके उसके पहले के 10 महीने। अब आ रहा है और एक पार्ट, क्या कि सर नंबर ऑफ years of
सर्विस का मतलब क्या? तो बहुत सिंपल है, आपने कितने साल वो ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन सर हमने 15 साल काम किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने 16 साल काम किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोगों ने काम किया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने 15 इयर्स और 4 मंथ्स काम किया है, तो सर ये 4 मंथ्स को कैसे फिर हम लोग कंसिडर करेंगे वहां पे? तो आपको है ना राउंडिंग ऑफ करना रहेगा। कैसे राउंडिंग ऑफ करना है समझना। 15 इयर्स 4 मंथ्स हुआ, 15 और 15 दोनों जगह पे। 15 इयर्स 6 मंथ्स हुआ, वापस से 15 एंड 15। 15 इयर्स 6 मंथ और 1 डे हुआ, इधर 16 इधर 15 ही आएगा। 15 इयर्स 9 मंथ्स हुआ, इधर 16 इधर 15 ही आएगा। मतलब नॉन पोगा में इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ओनली कंप्लीटेड इयर्स आर कंसिडर्ड एज 1 ईयर, बट इधर मोर देन आप राउंडिंग ऑफ हायर साइड पे कर दोगे। मोर देन 6 मंथ्स हुआ, आप राउंडिंग ऑफ हायर साइड पे कर दोगे। अरे सुन रहे तुम लोग? समझ में आ रहा है? वापस से याद कैसे रखो, पोगा को ज्यादा बेनिफिट है एज कंपेयर टू नॉन पोगा। मतलब मैं तो आपको क्या बोलूंगा, 15/26 उधर 15/30, पोगा को ज्यादा बेनिफिट। लास्ट ड्रॉन सैलरी उधर एवरेज, पोगा को ज्यादा बेनिफिट। नंबर ऑफ इयर्स वापस से पोगा को ज्यादा बेनिफिट। चीजें क्लियर हो रही है? अब एक और पॉइंट जो बचा है वो है ओवर लाइफ टाइम एंड ओवर लाइफ टाइम। क्वेश्चन आ रहा है सर ओवर लाइफ टाइम का मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। समझो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उधर से आपको 10 लाख का ग्रेचुइटी मिला, आपने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा, 10 लाख मिला। 10 लाख में से आपको 6 लाख एग्जम्प्ट हो गया। कितना एग्जम्प्ट हो गया? अब आपने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम चालू किया, उधर से आपने छोड़ा। उधर से जब छोड़ा तो वो ऑर्गेनाइजेशन से आपको 25 लाख का ग्रेचुइटी मिला। अब 25 लाख का मिला तो तुम क्या करोगे? लिमिट 1, लिमिट 2, लिमिट 3। लिमिट 3 तुम्हारी कितनी है? 20 लाख है। अब ध्यान से सुनना, ये 20 लाख में से जितना ग्रेचुइटी पहले तुम्हें नहीं, पहले तुम्हें एग्जम्प्ट हुआ है, मिला 10 था, एग्जम्प्ट कितना हुआ था? 6। तो अभी भी 6 लाख एग्जम्प्ट हुआ था, तो ये 20 लाख में से तुम 6 लाख को माइनस कर दो। कितने को माइनस कर दो? 6 लाख। मतलब अब तुम्हारी रिवाइज्ड लिमिट, जब तुम सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हो, थर्ड लिमिट हो जाएगी 14 लाख। नहीं समझा? अगर तुमने फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, 10 लाख ग्रेचुइटी मिला, सुनते जाना, 6 लाख एग्जम्प्ट हुआ, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में गए, 10 लाख उधर से भी मिला और उधर से भी 6 लाख एग्जम्प्ट हुआ। अब तुम थर्ड ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, जब उधर से निकलोगे तो तुम्हारी जो थर्ड लिमिट है 20 नहीं होगी, 8 लाख होगी। क्यों 8 लाख? पहले जितनी ग्रेचुइटी मिल नहीं, एग्जम्प्ट हो चुकी है। पहले ऑर्गेनाइजेशन में कितना एग्जम्प्ट हुआ था? दूसरे में भी 6, तो 6 और 6 12 हो गया। तुम्हारा अब लिमिट जो बचा वो 8 लाख है। जितना ग्रेचुइटी पहले एग्जम्प्ट मिला नहीं है, एग्जम्प्ट हो चुका है, वो आपको हर बार माइनस करते जाना है। सो ओवर लाइफ टाइम यू विल गेट बेनिफिट ऑफ 20 लाख। पूरी लाइफ में 20 लाख का एग्जम्पशन ले सकते हो, 20 लाख से ज्यादा नहीं। अरे समझा? फिर तुम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करो या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, this last limit is 20 lakhs over lifetime. So after every you can say change in job, कहने से आपकी जो थर्ड लिमिट है वो रिवाइज्ड होती जाएगी। फर्स्ट टाइम में आपकी 20 lakhs होगी, सेकेंड टाइम में आपकी फर्स्ट जितना एग्जम्प्ट हुआ था वो माइनस करते जाओ। क्लियर? क्या लिखा है पढ़ो। ग्रेचुइटी, पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेकेंड पोगा एम्प्लॉय, थर्ड अदर एम्प्लॉयज। इधर फुल्ली एग्जाम, इधर देखो 3 लिमिट लोअर लोअर। सेकेंड लिमिट देखो एक्चुअल अमाउंट, मैक्सिमम 20, लाइफ टाइम ऑफ असेसी। फर्स्ट लिमिट 15/30,
into last drawn salary into either 15/30 into average salary of 10 months into number of years of service. सैलरी में क्या क्या लोगे, तो पोगा के केस में बेसिक प्लस डीए बोथ, इधर अदर एम्प्लॉइज के केस में बेसिक डीए टर्म्स एंड कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर. सैलरी 1 मंथ का लोगे, यहाँ पे भी ले रहे हो 1 मंथ का ही, बट इट इज एवरेज ऑफ 10 मंथ्स. और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस का मैंने एग्जांपल दे दिया यहाँ पे. लास्ट में एक नोट दिए, ग्रेचुइटी रिसीव्ड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड इज फुल्ली टैक्सेबल. अब ये ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले, सबके लिए इट इज फुल्ली टैक्सेबल. ये सब प्रोविजन कब अप्लाई करोगे, जब आपको ग्रेचुइटी मिला है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. बोलो समझा? सो ये आपका पहला रिटायरमेंट बेनिफिट खत्म हुआ. क्या है फर्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट? ग्रेचुइटी. चलो पहले आप लोग ग्रेचुइटी नोट नंबर 2 हेडिंग दे दो, रिटायरमेंट बेनिफिट. डन. अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3. मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15th June 2024 after completion of 26 years and 8 months of service and received gratuity of 15 lakhs. At the time of his retirement, his salary was as follows. Compute, जरा रिक्वायर्ड पार्ट देखो क्या करना है अपने को. कंप्यूट हिज, अपने को कोई सैलरी इनकम नहीं निकालने का, इधर सिर्फ ये देखने का है कि कितना ग्रेचुइटी उसको टैक्सेबल है. अज्यूमिंग ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी. ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एंड इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो तीनों ही पूछ लिया है अपने से. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ना कैसे अपन प्रेजेंट करेंगे समझ लो. अपना केस ए जो है, केस ए, उसका हेडिंग देंगे ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई एंड कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट. कोई भी चीज़ शॉर्ट फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. अब ये हेडिंग हो गया. अब आप लिखो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड. कितना ग्रेचुइटी मिला है? 15 lakhs. अब इसमें से आप माइनस करो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(10) और जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा.
अब एग्जम्पशन के लिए लिमिट्स कितनी है? 3 है, तो इसीलिए हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नीचे बनाओ, एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। फिर पहले 3 लिमिट लिखो। लिमिट नंबर 1, 15 डिवाइड बाय 26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। सेकेंड लिमिट लिखो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। थर्ड लिमिट लिखो मैक्सिमम एग्जम्पशन। और फिर ये लिमिट को इधर एक्सप्लेन करो, 15/26 इंटू जो भी अमाउंट है, जो भी साल है। फिर 3 अमाउंट्स तुम्हें मिलेंगे, 1, 2, एक एक्चुअल अमाउंट दूसरा, एंड ये 3। लिस्ट तो आपने लिख ही दिया है, तो अब तीनों में से जो लोअर आया वो इधर लिख देना। फिर हेडिंग चेंज होगा, ही इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, मतलब ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एंड नॉट कवर्ड बाय। अरे जो ये हेडिंग्स है रे, बराबर करोगे आप लोग सॉल्व? अभी फॉर्मेट समझ गया है? तो मैं क्वेश्चन रखता हूं आपके सामने। अब जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सके तो प्रोविजन मत देखना वो टाइम पे, पहले तुम्हें ना कहीं पे अटको तो ही प्रोविजन देखो। चलो स्टार्ट। भाई तू फोन रखेगा अभी? तो बंद कर, रख दे फोन, साइलेंट पे कर देने का ना ब्रेक में ही। चलो फर्स्ट केस में कितना आ रहा है एग्जम्पशन? 934,615 बराबर। एंड इधर आ रहा है 8,58,000 जब आप अदर एम्प्लॉय हो, दैट इज नॉन पोगा में। इधर एवरेज कैसे लिया है वो जरा देख लो। बेसिक सैलरी 50,000 है इंटू 10, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स निकाला इंटू 10, कमीशन जो है वो पूरे साल का दिया है तो इंटू 10/12 मतलब 10 महीने का कमीशन हमें मिला, और डिवाइड बाय 10 किया ताकि एवरेज मिल जाए। तो आप लोगों का यहाँ पे एग्जम्पशन 8,58,000 आएगा। तो कैसे आपने कैसे किया है? चलेगा, आंसर ये वाले केस में सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बराबर। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एक्शन। कुछ डाउट हो तो पूछो। पोगा के केस में 27 इयर्स लोगे, नॉन पोगा के केस में 26 इयर्स लोगे।
कुछ डाउट? सर ये नॉन पोगा का सैलरी वाला कैलकुलेशन समझा दीजिए। वही तो समझाया अभी। बेसिक सैलरी 50,000 है, 50,000 इंटू 10, ये 10 महीने का बेसिक सैलरी, ये 10 महीने का डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, और 1,20,00,000 आपका टर्नओवर है जिसका 1% कमीशन है, पर ये 12 महीने का है तो ये 10 महीने का कमीशन। तो ये 10 महीने का कमीशन, 10 महीने का डीए, 10 महीने का सैलरी डिवाइड बाय 10, एवरेज हो गया। समझा? बढ़े अपन आगे बढ़े अभी। अब नेक्स्ट रिटायरमेंट बेनिफिट जो हम लोगों को पढ़ना है वो है पेंशन। बोलो क्या पढ़ना है अभी? पेंशन। अब ध्यान से सुनो। देखो, तुमने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, अब समझो कि आप लोगों की एज हो गई है 60 इयर्स, आप बन गए हो अब सीनियर सिटीजन। तो अब क्या होता है, मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस में देयर इज अ रूल कि आफ्टर दिस एज यू विल ऑटोमेटिकली रिटायर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में फिर आप काम नहीं कर सकते। सो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वाइज रूल्स होते हैं एज के। तो समझो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वहाँ पे 60 इयर्स का क्राइटेरिया है। सो अगर आप वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपकी एज जैसे ही 60 हो जाएगी, आप क्या हो जाओगे? रिटायर। कुछ ऑर्गेनाइजेशन 65 भी बोलेंगे, कुछ 58 भी बोलेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा। अब 60 इयर्स की एज में आपने रिटायरमेंट ले ली। अब देखो, अब आप कहीं पे भी जॉब तो करोगे नहीं। अब जब आप जॉब नहीं करोगे लेकिन आपके घर के खर्चे तो चालू ही रहने वाले हैं, तो घर के खर्चे चालू रहेंगे तो आज एम्प्लॉयर को भी पता है कि अब आपकी एज हो गई है, कमाने वाले हो नहीं, घर के खर्चे चालू है। तो एम्प्लॉयर वो टाइम पे क्या करता है, एम्प्लॉयर ये देखता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या चल रहा है। तो अभी आपकी एज 60 इयर्स है, समझो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 68 है। मतलब क्या, ऑन एन एवरेज सब लोग 68 इयर्स जिंदा रहते हैं। तो इसका मतलब रफली आप और 8 साल जिंदा रहोगे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ध्यान में रख के एम्प्लॉयर एक अमाउंट फिक्स करता है और आपको बोलता है कि भाई जब तक तू जिंदा है हम तुझे मंथली इतना अमाउंट देंगे। उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? पेंशन। आपने सुना होगा एक्चुरीज करके कोर्स आता है, तो ये पेंशन का और सब कैलकुलेशन है ना, वो कोर्स जिसने कंप्लीट किया ना वो लोग करते हैं। से कितना पेंशन देना चाहिए, क्या सैलरी होगा तो इतना पेंशन है, फिर वो दूसरा लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स और सब कौन डिसाइड करता है? ये लोग ही डिसाइड करते हैं। सो अब जब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ोगे, आपने ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल काम किए, आपकी एज क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितने साल आप जिंदा रहोगे, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक अमाउंट फिक्स किया जाएगा कि भाई जब तक तू जिंदा है हम तुझे महीने का समझो 25,000 दे रहे हैं। कितना दे रहे? महीने का 25,000 रुपया दे रहे पर मंथ। उसको हम क्या बोलेंगे? पेंशन। अब जो पेंशन है ये दो टाइप की हो सकती है। एक होती है अनकम्यूटेड पेंशन। बोलो क्या होती है? और दूसरा होता है कम्यूटेड पेंशन। बोलो क्या होता है दूसरा? कम्यूटेड पेंशन। पहला क्या टाइप है, दूसरा क्या है? अब दोनों में डिफरेंस क्या? समझो कि आप लोग 1 अप्रैल 24
से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर रहे थे, आपका साल खत्म होने वाला है 31 मार्च 25। समझो कि आपने 30 सितंबर 24 को ले लिया रिटायरमेंट। आपने ऑर्गेनाइजेशन को बोला अब हमें काम नहीं करना है। एम्प्लॉयर ने डिसाइड किया क्या कि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 1 एम्प्लॉई हम तुझे महीने का 25,000 रुपया देंगे। कितना देंगे? कब तक देंगे ये? जब तक तू जिंदा है तब तक। जब तक तू 25,000 हम तुझे हर महीने दे देंगे, जब तक तू एम्प्लॉय जिंदा है तब तक। अब हुआ ये कि ये जो 25,000 आपको मिल रहा है ना पर मंथ, उस पेंशन को हम बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड का मतलब होता है मंथली पेंशन या फिर पीरियोडिक पेंशन। पीरियोडिक पेंशन बोलो, मंथली पेंशन बोलो, इट इज अनकम्यूटेड। अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि 25,000 रिसीव करते रहो लाइफ टाइम तक। लेकिन हुआ ये कि समझो 1 फेब 2025 आया, हर महीने आपको एम्प्लॉयर 25 तो दे ही रहा है, बट 1 फेब 25 आया, आप गए अपने एम्प्लॉयर के पास और एम्प्लॉयर को बोला भाई ये तू मंथली दे रहा है ना, वो देना बंद कर, उसके बदले में आज ही एक लमसम अमाउंट देके खत्म कर दे सब कुछ। आज ही एक लमसम अमाउंट दे दे मुझे, बस हो गया। मैं तेरे पास अब मंथली आऊंगा नहीं लेने के लिए, तू ये मंथली बंद कर और मुझे इसके बदले में क्या दे दे? लमसम। तुम्हें समझो यहां पे मिला 10 लाख लमसम एक साथ। कितना मिल गया तुम्हें? 10 लाख एक साथ लमसम मिल चुका। ये जो 10 लाख आपको मिला ना, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। सो कम्यूटेड पेंशन का मतलब है कि जो भी आपको लमसम अमाउंट मिलेगा वो, एंड अनकम्यूटेड का मतलब है जो भी आपको मंथली मिलेगा वो। आपको लमसम कब मिलेगा? जब आप मंथली अमाउंट को सैक्रिफाइस करोगे। अरे भाई दोनों नहीं मिल सकता, या तो आप मंथली रिसीव करते रहो या फिर आप लमसम रिसीव कर लो। दोनों एक साथ नहीं मिलेगा कि भाई लमसम भी दो और मंथली भी दो, वैसा नहीं होगा। सो आपको पहले डिसाइड होता है मंथली अमाउंट, फिर आपको चाहिए तो आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हो इनटू अ लमसम अमाउंट। समझा पहले? सो आपको कोई पूछे अनकम्यूटेड का मतलब क्या, तो आंसर क्या होगा? मंथली पेंशन। कम्यूटेड का मतलब क्या? लमसम पेंशन। सुन रहे तुम लोग? अब अनकम्यूटेड पेंशन का रूल क्या है? तो अनकम्यूटेड पेंशन का रूल ऐसा है कि इट इज फुल्ली टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट। मतलब मेरे एग्जाम्पल में ये तुम्हें 25,000 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन 4 महीने मिला, तो 25,000 इंटू 4 कितना हो गया? 1 लाख हो गया। 1 लाख, ये 1 लाख क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल। 1 लाख इज फुल्ली टैक्सेबल। सो मंथली पेंशन जो भी आपको मिलेगा, अनकम्यूटेड पेंशन जो भी आपका होगा, क्या हो जाएगा? बोलो फुल्ली टैक्सेबल। अब आपको कम्यूटेड पेंशन मिला, तो कम्यूटेड पेंशन के अंदर वापस से देयर आर 2 पार्ट्स। पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेकेंड अदर एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर लमसम पेंशन मिली तो क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर अदर एम्प्लॉय को लमसम पेंशन मिली तो वापस से इसमें 2 पार्ट्स है। आप ये चेक करो कि क्या उसको ग्रेचुइटी मिला है, ग्रेचुइटी इज रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, कि ग्रेचुइटी इज नॉट रिसीव्ड। कौन ज्यादा पैसे वाला है? जिसको ग्रेचुइटी रिसीव हुआ है उसको। तो अगर ग्रेचुइटी तुम्हें रिसीव हुआ है, हम तुम्हें एग्जम्पशन तो देंगे, बट एग्जम्पशन इज 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। एंड अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हुआ तो हाफ ऑफ
टोटल कम्यूटेड वैल्यू, हाफ ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। बहुत सिंपल, यहां पे ध्यान दो, ये 10 लाख है, 10 लाख कौन सी पेंशन नहीं है? कम्यूटेड है, कम्यूटेड। अब ये पेंशन अगर किसको मिली होती? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाती। अगर यही नॉन गवर्नमेंट को मिली होती तो आप ये चेक करते कि क्या एम्प्लॉई को ग्रेचुइटी मिला है कि ग्रेचुइटी मिला। अगर ग्रेचुइटी भी मिला है और उसको कम्यूटेड पेंशन मिल रही है तो एग्जम्पशन इज 1/3 ऑफ 10 lakhs, तो इट विल बी 3,33,333। सुन रहा है? एंड इफ सपोज ग्रेचुइटी इज नॉट रिसीव्ड तो एग्जम्पशन इज 5 lakhs। किसको ज्यादा एग्जम्पशन मिला? जिसको ग्रेचुइटी मिला नहीं है। जिसको ग्रेचुइटी मिला है कहने से वो ज्यादा अमीर है, अमीर है तो उसको एग्जम्पशन कम देने का। ये ज्यादा गरीब है तो उसको एग्जम्पशन ज्यादा देने का। समझ रहा है? बट एग्जाम में ऐसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। दिस वाज जस्ट टू एक्सप्लेन प्रोविजन। पहले प्रोविजन समझ लो कि अगर तुम्हें कौन सी पेंशन मिली? अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड का मतलब क्या? मंथली पेंशन या फिर पीरियोडिक पेंशन। क्या हो जाएगी बोलो? फुल्ली। अगर आप लोगों को लमसम अमाउंट मिला कम्यूटेड पेंशन तो आप चेक करोगे गवर्नमेंट हो के अदर्स, गवर्नमेंट हो तो अदर्स हो तो वापस चेक करोगे ग्रेचुइटी मिला है कि नहीं मिला है। ग्रेचुइटी मिला है तो 1/3 ऑफ व्हाट, एंड नहीं मिला है तो हाफ ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। चलो अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो अपने को देखना है। 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 ये आपका प्रीवियस ईयर है। समझो आपने 30 सितंबर 2024 को क्या ले लिया है? रिटायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं आप। 1 अक्टूबर को, बराबर से सुनते जाना, 1 अक्टूबर 24 को एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला भाई जब तक तू मरेगा नहीं तब तक 25,000 देगा हम तुझे। 25,000 मिलेगा पर मंथ। कब तक मिलेगा? लाइफ टाइम तक, जब तक तू जिंदा है तब तक। अच्छा, ये पर मंथ पेंशन जो आई वो कौन सी है अभी? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? अनकम्यूटेड बोलते हैं, अनकम्यूटेड। अब इसको 25 25 25 25 मिलता जा रहा है। 1 फेब 2025। अब ध्यान से सुनना, एम्प्लॉई गया एम्प्लॉयर के पास और एम्प्लॉयर को बोलता है एम्प्लॉयर ये जो तू मुझे 25,000 दे रहा है पर, इसमें से ना 20,000 देना बंद कर दे। कितना देना बंद कर दे? मतलब मुझे तू अभी भी पर मंथ 5,000 देना चालू ही रख। मतलब तू मुझे 20,000 बंद कर दे। मतलब 20,000, 25,000 में से 20,000 के बदले में तू मुझे लमसम अमाउंट दे दे, पर मंथली 5,000 देना चालू रख। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ये केस में आप अपनी अनकम्यूटेड पेंशन सारी की सारी लमसम में कन्वर्ट नहीं करवा रहे हो, आप कहने से सिर्फ पार्ट पेंशन को कम्यूट करवा रहे हो। ऊपर वाले केस में एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर को क्या बोला? 25,000 देना बंद कर, तू अभी मुझे एक लमसम अमाउंट दे दे, खत्म। इधर तुम क्या बोल रहे हो पता है? मुझे 25,000 में से 20,000 देना बंद कर दे। सो अगर आप 25,000 में से 20,000 मतलब आप बोल रहे हो कहने से 80% पेंशन देना बंद कर दे। कौन सी? मंथली। मतलब क्या तुम्हें अभी भी मंथली चाहिए? चाहिए। कितनी चाहिए? सिर्फ 20%। सो एम्प्लॉयर तू मुझे ये जो 25,000 दे रहा है उसमें से 80% पेंशन के बदले में लमसम दे दे और मुझे सिर्फ 20% महीने का देता रहे। अब जब एम्प्लॉई जाके ऐसा बोलेगा ना एम्प्लॉयर को, अंडरस्टैंड 1 फेब 25 के बाद भी कहने से उसको अनकम्यूटेड मिलता रहेगा। सो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, देखो तुम्हें समझ रहा है कि नहीं। इफ देर इज पार्ट कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, if there is part commutation of pension, then employee he will be receiving uncommuted pension before commutation also and after commutation also. अगर उसने पार्ट पेंशन को ही कम्यूट करवाया मतलब लमसम लिया है तो उसको अनकम्यूटेड पेंशन कम्यूटेशन के पहले भी मिलेगा और बाद में भी मिलेगा।
आपके साइड से गलती क्या होती है, आपको लगता है लमसम मिला उसके बाद से मंथली नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। लमसम मिला तो उसके बाद मंथली मिल भी सकता है अगर आपने अनकम्यूटेड पेंशन सारी की सारी कन्वर्ट नहीं करवाई है तो। सो इधर एम्प्लॉय जाके एम्प्लॉयर को क्या बोल रहा है, भाई तू मुझे 25,000 में से 20,000 देना बंद कर। तो मतलब तुम क्या कर रहे हो पता है, 80% पेंशन को कम्यूट करवा रहे हो, मतलब लमसम ले रहे हो उसके बदले में, और 20% के बदले अभी भी तुम मंथली लेते रहोगे। तो पहले तो मैं अगर आपको पूछूं तो ये वाले एग्जांपल में हाउ मच अनकम्यूटेड पेंशन यू विल रिसीव, तो आपकी अनकम्यूटेड पेंशन सुनना बराबर से 25,000 इंटू 4 हो जाएगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, और फिर मैं बोल सकता हूं 5,000 इंटू 2 हो जाएगा। ओए अनकम्यूटेड बाद में भी मिलेगा, बट वो तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया, अपने को तो कैलकुलेशन 31 मार्च तक सब करने का है। तो ये हो गया 1 लाख और ये हो गया 10,000, टोटल हो गया 1,10,000। कहने से ये 1,10,000 मेरा क्या बन गया, अनकम्यूटेड, विच इज फुल्ली टैक्सेबल। पहले तुम्हारे भेजे में इतना गया, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब तुम्हें क्या मिलेगा, लमसम, बराबर है। तुमने कितना परसेंटेज पेंशन कन्वर्ट करवा दिया इनटू लमसम, 80% कन्वर्ट करवाया। अब तुम्हें 80% के लिए समझो कि एम्प्लॉयर ने 6,40,000 दिया। कितना दिया, 6,40,000 दिया एम्प्लॉयर ने। अब ये 6,40,000 अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। अदर एम्प्लॉय को मिला तो हम चेक करेगा क्या उसको ग्रेचुइटी मिला है, ग्रेचुइटी रिसीव्ड 1/3, ग्रेचुइटी नॉट रिसीव्ड हाफ। मुझे बताओ 1/3 एंड हाफ किसका, लाउडर, वापस से। नाउ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, वो 1/3 एंड हाफ, 1/3 एंड हाफ, 1/3 एंड हाफ हमें करना है ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू, 1/3 एंड हाफ हमें करना है ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। अंडरस्टैंड, ये 6,40,000 जो है ना, उसका 1/3 एंड हाफ नहीं करना है अपने को, 1/3 एंड हाफ करना है हमें ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। टोटल कम्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, टोटल कम्यूटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर तुम इस दिन पे सारी की सारी पेंशन ही लमसम रिसीव कर लेते तो तुम्हें कितना पैसा मिलता। अंडरस्टैंड, 6,40,000 इज नॉट योर टोटल कम्यूटेड वैल्यू, 6,40,000 इज ओनली 80% ऑफ द वैल्यू। सो अगर तुम अपनी सारी की सारी पेंशन कम्यूट करवा लेते, अगर तुम सारी की सारी पेंशन कन्वर्ट करवा देते इनटू लमसम अमाउंट, तो तुम्हें कितना पैसा मिलता। तो तुम्हें 80% के लिए जब 6,40,000 मिला है, कहने से 100% के लिए तुम्हें 8 लाख मिलता। तो तुम्हारा जो 1/3 एंड हाफ है वो किसका है, 8 लाख का 1/3 एंड हाफ है। समझ में आ रहा है? तो अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा, सर ये सब आपने ऊपर वाले केस में क्यों नहीं किया? अरे ऊपर वाले केस में समझ में आ रहा हो तो 10 लाख ही मेरा टोटल कम्यूटेड वैल्यू है, क्योंकि मैंने सारा का सारा अनकम्यूटेड पेंशन कन्वर्ट करवा लिया था इनटू लमसम। यहां पे मैंने सारा का सारा पेंशन को कन्वर्ट नहीं करवाया है इनटू लमसम पेंशन, ओनली 80% ऑफ द पेंशन इज कन्वर्टेड इनटू लमसम। तो आपको एग्जम्पशन जो मिलेगा 1/3 एंड हाफ जो होगा वो किसका होगा, टोटल कम्यूटेड वैल्यू का। एंड टोटल कम्यूटेड वैल्यू का मतलब है कि अगर आप सारी पेंशन कन्वर्ट करवा देते इनटू लमसम अमाउंट तो तुम्हें कितना मिलता। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, 80% मिला है जो 6,40,000 है, 100% इज हाउ मच, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 6,40,000 डिवाइड बाय 80%। इसको मैं थोड़ा नाम दे देता हूं, देखो कैसे, कम्यूटेड पेंशन डिवाइड बाय फ्रैक्शन कम्यूटेड। आ रहा है समझ में? ओए कितनी पेंशन कम्यूट करवाई, कितना फ्रैक्शन, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई है। मैं तुम्हें बोलूंगा ऐसे ही करो, ये सब टाइम पास छोड़ दो। सो अगर तुम्हें कोई बोले हाउ टू कैलकुलेट टीसीवी
फॉर्मूला वाइज अगर बताने जाए तो ऐसा बनेगा फॉर्मूला, कम्यूटेड पेंशन डिवाइड बाय फ्रैक्शन कम्यूटेड, बट ये और कुछ नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। आया समझ में? पेंशन अनकम्यूटेड, कम्यूटेड, अनकम्यूटेड गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली टैक्सेबल, commuted pension government employee fully exempt, other employee if employee is in receipt of gratuity 1/3 of total commuted value, not in receipt of gratuity half of total commuted value. What is TCV? TCV is commuted pension divided by fraction commuted. अरे समझ रहा है क्या? ये आपका फॉर्मूला बन गया, इजी है। चलो ये आपका सेकंड रिटायरमेंट बेनिफिट खत्म हुआ, पेंशन लिख लीजिए। आ गया आंसर? फर्स्ट केस में चलो पहले तो अनकम्यूटेड पेंशन की बात करते हैं। तो 5,000 मिल रही है आपको अनकम्यूटेड, कब तक मिल रही है 5,000? 4 महीने, फिर 2,000 कितने महीने? 2 महीने। सो टोटल हो गया 24,000। ये अनकम्यूटेड है, ये तो तीनों में टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, नहीं समझा? उसके बाद जो आपकी कम्यूटेड पेंशन है, कम्यूटेड, उसमें क्या हो जाएगा? 3 लाख कम्यूटेड मिली, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अदर्स को मिली तो ग्रेचुइटी रिसीव वाले को 1/3 एग्जेम्प्ट, और नहीं मिली तो हाफ। 1/3 हाफ किसका? टोटल कम्यूटेड वैल्यू का। 3 लाख जो है दैट इज ओनली 60% ऑफ द वैल्यू। टोटल कम्यूटेड वैल्यू इज हाउ मच? 5 lakhs। तो 5 lakhs का 1/3 एंड 5 lakhs का हाफ। 1/3 आएगा 166667 और इधर आएगा 2.5 लाख रुपया। अरे समझा? इतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बैलेंस टैक्सेबल हो जाएगा। 24,000 तो सब जगह पे आने वाला ही है। ये अनकम्यूटेड, कम्यूटेड गवर्नमेंट के केस में एग्जेम्प्ट, इधर 3 लाख में से 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू एग्जेम्प्ट, और इधर 3 लाख में से हाफ ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू एग्जेम्प्ट। आपने ये दोनों बताया ना, 24,000, ठीक है, समझा? क्लियर हुआ? चलो अब थर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ते हैं। थर्ड, ध्यान से समझो। अब ये थर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर है ना, एक कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट पूरा समझ जाएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान ज्यादा दोगे तो मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ताकि एग्जाम में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आए आप आंसर कर पाओगे। सो थोड़ा सा भी ध्यान ज्यादा, बुक बुक बंद ही रखना, सिर्फ ध्यान यहाँ पे, टेक्स्ट बुक बंद ही रखो। अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो है लीव एनकैशमेंट का।
या फिर आप बोल सकते हो लीव सैलरी का। अब ध्यान से सुनो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब स्टार्ट कर रहे हो, समझो मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हो। अब मेरे और आपके बीच में एक अग्रीमेंट बना। वो अग्रीमेंट में लिखा था मैंने कि आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल काम करोगे तो मैं आपको 40 दिन की छुट्टी दूंगा, और वो 40 दिन की छुट्टी के लिए मैं आपका सैलरी डिडक्ट नहीं करूंगा। आपने सुना ही होगा कि हर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में कुछ छुट्टियां मिलती हैं। ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी वेरीज, क्योंकि आज सपोज के एम्प्लॉय बीमार हो गया, कहीं उसको जाना पड़ा कुछ काम से, तो फिर उसको छुट्टी चाहिए रहेगा। तो पूरे साल में ऑर्गेनाइजेशन उसको सर्टन नंबर ऑफ लीव्स अलाउ करता है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कि हम तेरा पे नहीं कट करेंगे। नाउ लेट अस अज्यूम कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहां पे आपको साल की कितनी छुट्टियां मिल रही है? 40। मतलब अगर आप 40 दिन भी छुट्टी लोगे तो भी आपका जितना अभी पगार है, सैलरी जो है, उतना आपको मिलेगा ही, कट नहीं होगा कुछ भी। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ रहा है? अब आपने क्या किया, समझो वो 40 दिन में से सिर्फ 15 ही दिन छुट्टी ली है। अब समझो कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा रूल है या ऐसा पॉलिसी है कि जो भी आपकी लीव्स यूज नहीं हुई है, यू कैन कैरी फॉरवर्ड। ऐसा रूल है, समझो। वापस से मैं बोल रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी वेरीज, सो वो डिपेंड करता है। बट समझो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जहां पे ऐसा रूल है कि यू कैन कैरी फॉरवर्ड योर लीव्स। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर यू कैन अवेल लीव्स ऑफ 65 डेज। बट वापस से आपने समझो 15 दिन ही छुट्टी ली। अब ऐसे करते करते 6-7 साल हो गए, आपको ऑर्गेनाइजेशन 40 दिन की छुट्टी दे रहा था, लेकिन आप उसमें से कम छुट्टियां ले रहे थे। सो आपकी लीव्स अक्यूमुलेट होती गई, और समझो कि आपका वो ऑर्गेनाइजेशन में अभी 7-8 साल खत्म हो गया। आपके अकाउंट में टोटल, एग्जांपल ले रहा हूं, 120 लीव्स है अभी भी। इसका मतलब तुम अगर 120 डेज भी काम पे नहीं आए तो भी तुम्हें पगार तो मिलेगा, बराबर। अब क्या हुआ कि ये 8 साल बाद जब आपके अकाउंट में 120 लीव हो गई थी, तो आपको कुछ पैसों की जरूरत थी। तो आप गए अपने एम्प्लॉयर के पास और एम्प्लॉयर को बोला कि देख भाई, तू मुझे पास्ट में छुट्टियां दे रहा था, तो मैंने तो इतनी छुट्टियां ली नहीं है, 120 दिन में और पास्ट में छुट्टी लेता तो भी तू मुझे पगार देता। मैंने तो काम किया, उसका तूने पगार दिया है। अब एक काम कर, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे कोई एडवांस नहीं चाहिए, ये मेरे 120 दिन की छुट्टी जो है ना, उसके बदले में मुझे पगार दे दे। मतलब आप अपनी लीव्स को क्या करवा रहे हो? एनकैश करवा रहे हो। आप अपनी लीव्स को कन्वर्ट करवा रहे हो इनटू सैलरी। लीव्स के बदले सैलरी दे दे। और ये वाले केस में आपने अपनी लीव्स एनकैश करवाई है ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। मतलब आप वो ऑर्गेनाइजेशन अभी छोड़ नहीं रहे हो, आपको पैसों की जरूरत थी, आपने बोला मेरे को 8 साल हो गया है, मेरे अकाउंट में 120 दिन का छुट्टी पड़ा है, एम्प्लॉयर तो वो 120 दिन का मुझे पगार दे दे। तो आप उससे सैलरी मांग रहे हो कौन से दिन की? जब आप छुट्टी ले सकते थे और आपने नहीं ली है, उस सारे सब दिनों की जो छुट्टियां थी उसका आप पगार ले रहे हो अभी। तो आपने अपनी लीव्स को क्या करवाया? एनकैश करवाया ड्यूरिंग सर्विस पीरियड। उसको हम बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। अब अगर आप लीव्स को एनकैश करवा रहे हो, कब? ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, तो ये हो जाएगी
फुल्ली टैक्सेबल, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट सबको, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ग्रेचुइटी पढ़ा था, ग्रेचुइटी रिसीव ड्यूरिंग सर्विस पीरियड इज फुल्ली टैक्सेबल। बट अगर आप अपनी छुट्टियां एनकैश करवा रहे हो, बोलो कब, मतलब समझो वो 8 साल बाद आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ही जा रहे थे, अब छोड़ के ही जा रहे थे तो 120 दिन की छुट्टी करेगा क्या एम्प्लॉयर? आप उसके बदले में क्या मांग लोगे? भाई पैसा दे, मैं तो काम पे आया था, तूने जो मेरे को पैसा दिया वो उसके लिए दिया है, ये तो पैसा जो ना काम ना करने के लिए देना चाहिए वो दे दे अभी, क्योंकि मैं अभी तेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम तो करने वाला नहीं हूं। बैठ रहे दिमाग में? तो आप अपनी लीव्स को एनकैश करवा रहे हो, कब? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो हम आपको बेनिफिट देंगे। क्या बेनिफिट? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो हो जाएगा फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो क्या हो जाएगा? फुल्ली। अगर आप अदर एम्प्लॉई हो, अदर एम्प्लॉई, तो अदर एम्प्लॉई के केस में टोटल 4 लिमिट्स है, 4। चारों में से विच एवर इज लोअर उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चारों में से विच एवर इज लोअर उतना एग्जेम्प्ट। जैसे ग्रेचुइटी में 3 लिमिट था, इधर 4 है। एक लिमिट तो आप लोगों को आता ही है, इससे ज्यादा तो कहना ही सही, आपको एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं। चलो अब दूसरा लिमिट क्या होगा? तो जैसे ग्रेचुइटी में था मैक्सिमम, इधर भी है मैक्सिमम 25 लाख ओवर लाइफ टाइम, ओवर लाइफ टाइम 25 लाख, बराबर? तो ये 2 लिमिट में तो कुछ ऐसा समझने जैसा है नहीं। अब बची कितनी लिमिट्स? 2। सेकेंड लिमिट पहले 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, शॉर्ट में 10 मंथ सैलरी। अरे भाई 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स करोगे तो वो 10 मंथ सैलरी हुई ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर सैलरी का मतलब क्या यहां पे? तो यहां पे वापस से सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए टर्म्स एंड कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अच्छा, अपने को इधर 10 मंथ्स का एवरेज लेना है। थोड़ी देर पहले अपने को ग्रेचुइटी में अदर एम्प्लॉय में एवरेज लेना था, तो वहां पे अपन ने 10 मंथ्स कौन से देखे थे? प्रीसीडिंग क्या? प्रीसीडिंग दी मंथ ऑफ रिटायरमेंट। यहां पे आपको देखना है प्रीसीडिंग दी डेट ऑफ रिटायरमेंट, प्रीसीडिंग दी। इसका मतलब अगर तुम समझो 16 दिसंबर को रिटायर हो रहे हो तो 15 दिसंबर से तुम्हें बैकवर्ड जाना है। नहीं समझा? 15 दिसंबर से बैकवर्ड 10 महीने, मतलब दिसंबर के 15 दिन ले लो, फिर नवंबर से बैकवर्ड जाओ 9 महीने, और फिर जो लास्ट मंथ होगा उसके 15 दिन की सैलरी लो और फिर एवरेज निकालो। अब एग्जाम में ना यहां पे एवरेज निकालने में तुम्हें इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा जहां पे तुम्हें बोलेंगे कि रिटायर्स ऑन 15th और 17th, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो लोग क्या करते पता है? बोल देते हैं रिटायर्स ऑन 1 जनवरी। तो तुम्हारे 10 महीने कौन से? दिसंबर से लेके मार्च तक। समझ में आ रहा है ना? तो वो कैलकुलेशन बहुत इजी दे देंगे। या फिर अगर वो लोग ऐसा बोलेंगे ना 17 दिसंबर को रिटायर हो रहा है, तो डेटा ऐसा देंगे कि जिसके बेसिस पे तुम एवरेज सैलरी 2 मिनट में निकाल सको। वो लोग बोलेंगे 16 दिन की सैलरी इतनी, बाद में 9 महीने की इतनी, और उसके पहले के 14 दिन की सैलरी इतनी, खत्म। तो वो तुम्हें कैलकुलेशन ऐसा देंगे कि आप 10 महीने का आराम से एवरेज निकाल पाओगे। बट गलती नहीं करने का, ग्रेचुइटी में इट इज प्रीसीडिंग द मंथ, हियर इट इज प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट।
चीजें क्लियर हो रही है? अब क्या समझना बाकी है? लिमिट नंबर 1। अब लिमिट नंबर 1 में पहले तो मल्टीप्लाई करना है बाय एवरेज सैलरी ऑफ। अब हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि नहीं से कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मंथ्स होने चाहिए। अरे भाई ये मंथ की सैलरी है तो इधर भी मंथ्स आने चाहिए। बस अब जो इधर लिख रहा हूं ना वो ही समझना इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या है वो? बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट। बोलो क्या लिखा मैंने? और ये आंसर आपका जो आना चाहिए वो आना चाहिए इन मंथ्स। अपने को बैलेंस लीव निकालना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट इन मंथ्स। अगर तुम ये बैलेंस लीव समझ गए तो आपको लीव एनकैशमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि बाकी सब लिमिट्स तो बहुत इजी है। पहला ही लिमिट है बैलेंस लीव इनटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी तो आपको आता ही है, 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी, एक्चुअल अमाउंट और 25 लाख रुपया। तो समझने जैसा जो पार्ट है वो सिर्फ ये रेड में लिखा है वही है। अभी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दोगे तो डिटेल में समझ पाओगे कि यहां पे क्या बोलना चाहते हैं लोग। ध्यान से समझो। अपने को निकालना क्या है अभी? बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट इन मंथ्स। अब मैं आपको यहां पे कुछ डेटा दे रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। अब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में बना एक अग्रीमेंट, और ये अग्रीमेंट के अंदर लिखा था क्या? लीव एंटाइटलमेंट फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस completed is 1.5 months। इसका मतलब क्या? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला है, मैं एम्प्लॉयर तुम एम्प्लॉय, अपने बीच में बना अग्रीमेंट। मैंने आपको बोला है कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में तू 1 साल काम कर, तुझे मैं 1.5 महीने की छुट्टी दूंगा। ऐसा कौन बोल रहा है? एम्प्लॉयर। किसको बोल रहे हैं? मतलब मैं आपको कितने दिन की छुट्टी दे रहा हूं? 45 डेज फॉर अ ईयर। 1 साल के लिए 45 डेज की छुट्टी मैं दे रहा हूं। ध्यान से सुनना, ये मेरे और आपके बीच में जो अग्रीमेंट बना है उसमें ऐसा लिखा है, बराबर। अब आपने जो मेरे यहां पे काम किया दैट इज सर्विस पीरियड, वो था 25 साल और 10 महीने। आपने मेरे यहां पे 25 साल और 10 महीने काम किए, और आपने ये 25 साल और 10 महीने में जो लीव ली है, लीव्स अवेल्ड। अवेल्ड का मतलब आपने कितनी छुट्टियां ली है। समझो आपने सब मिला के 20 महीने की छुट्टी ली है। 20 मंथ्स की आपने क्या ले ली है? छुट्टी। ये 20 महीने की छुट्टी ली है। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। लीव एंटाइटलमेंट, बोलो लीव पर एनम। आप 1 साल काम करोगे तो कितनी छुट्टियां ले सकते हो? 1.5 मंथ्स ले सकते हो। आपने वो ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल काम किया? 25 years and 10 months? Yes or no? But very 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 important, अग्रीमेंट में लिखा है कि यू आर एंटाइटल्ड टू लीव फॉर
ईच ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, इसका मतलब आप अगर 25 साल और 10 महीने काम कर रहे हो तो हम आपको जो लीव्स देंगे कहने से वो 25 साल के लिए ही देंगे। 1 मिनट, कुछ कैलकुलेशन मत करो, सिर्फ समझते जाओ। अगर अग्रीमेंट में ऐसा लिखा होता कि लीव एंटाइटलमेंट फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड और पार्ट देयर ऑफ, तो हम प्रोपोर्शनेट 10 मंथ्स का लीव कहने से और कैलकुलेट करते हैं। बट अग्रीमेंट में लिखा है फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, इसका मतलब आपका वो ऑर्गेनाइजेशन में वो साल खत्म होना चाहिए। अब आपको ये जो मंथ्स मिलेंगे दैट इज 37.5 मंथ्स, बराबर। ये क्या है? तो ये आपका है टोटल लीव एंटाइटलमेंट। अरे भाई, पहले पर एनम लीव एंटाइटलमेंट निकाला, तो आपने जितना साल वो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया उसके लिए आपको 37.5 मंथ्स लीव आप ले सकते थे। और आपने कितनी छुट्टियां ली हैं? लीव्स अवेल्ड कितनी है? अवेल्ड वो है 20 मंथ्स। तो इसका मतलब अभी भी आपके अकाउंट में कितनी छुट्टियां हैं? ये 7.5 को हम क्या बोलेंगे? ये 7.5 मंथ्स क्या है? बैलेंस लीव एज पर लाउडर, बैलेंस लीव एज पर, अबे नॉन्स तो लिखा ही है ना, वापस से बोलो, क्या है ये? बैलेंस लीव एज पर, नहीं, ये है बैलेंस लीव एज पर एम्प्लॉयर्स पॉलिसी। क्या है ये? बैलेंस लीव एज पर लाउडर, क्या है ये? बैलेंस लीव एज पर, ये बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, वो भी सिखाना स्टार्ट ही नहीं किया मैंने। सो ये है बैलेंस लीव एज पर एम्प्लॉयर्स पॉलिसी। ये तो एम्प्लॉयर ने जो अपने को बोला उसके हिसाब से बात हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि सर फिर बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट क्या है? अब ध्यान से सुनो, अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्या बैलेंस लीव एज पर। फॉर्मूला तो सेम ही है। फर्स्ट यू कैलकुलेट लीव एंटाइटलमेंट पर एनम। तो पर एनम योर लीव एंटाइटलमेंट कितना? एक मिनट, वो 1.5 ऊपर था, बराबर। फिर इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सर्विस पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा? टोटल लीव एंटाइटलमेंट मिल जाएगा। बोलो हाँ के ना। माइनस क्या करेंगे इसमें से? लीव्स अवेल्ड। तो अपने को क्या मिल जाएगा? बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सुन रहे सब लोग? अब ध्यान से सुनो, मेरे को पहले ये बताओ, ये जो रेड में अभी कैलकुलेशन अपन सीखेंगे, बैलेंस लीव मिलेगा, ये किधर यूज होगा? कहने से ये यूज होगा टू कैलकुलेट एग्जम्पशन। अरे भाई, एग्जम्पशन ही है ना, ये 4 में से जो कम आया वो एग्जम्प्ट है ना। सो पहले तो तुम पर्पस समझो, व्हाई वी नीड बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट, टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट इज एग्जम्प्टेड। अरे लिमिट नंबर 1 आएगा ना, तो अपना पर्पस समझना। ये जो रेड में लिखा है उसका पर्पस क्या है? पर्पस इज टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन। अब थोड़ा सा समझो, गवर्नमेंट क्या चाहेगा? एग्जम्पशन ज्यादा दे के कम दे? 100% कम दे। सो दे विल कैन से ट्राई टू कंट्रोल योर एग्जम्पशन। अब ध्यान से सुनो, अब अपन स्टार्ट कर रहे बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स है। पे अटेंशन, बराबर से समझना, कॉन्सेप्ट इजी है, ध्यान से सुनो। लीव एंटाइटलमेंट अपने को चाहिए।
अब मुझे बताओ, एम्प्लॉयर आपको साल की कितनी छुट्टियां दे रहा था? अब है ना, इनकम टैक्स एक्ट ने क्या बोला, ध्यान से सुनो, इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि आपका लीव एंटाइटलमेंट जो होगा ना, लीव एंटाइटलमेंट पर एनम, वो कभी भी 1 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। कितने से ज्यादा नहीं हो सकता? 1 मिनट, कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर एम्प्लॉयर तुम्हें 1 मंथ से ज्यादा छुट्टी दे रहा है तो तुम लीव एंटाइटलमेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट को 1 मंथ करोगे। बट अगर एम्प्लॉयर ही तुम्हें 20 दिन छुट्टी दे रहा है तो योर लीव एंटाइटलमेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज ऑल्सो 20 डेज। सो मैं अब ऐसे बोल सकता हूं, व्हाट विल बी योर लीव एंटाइटलमेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट? तो इट विल बी आइदर एम्प्लॉयर्स पॉलिसी और 1 month, whichever is lower. So your max to max leave entitlement is 1 month. That is as per income tax act. तो अब मैं बोल सकता हूं आपको इधर लेना पड़ेगा 1 month, बराबर है? ये पर एनम हो गया लीव एंटाइटलमेंट। अब आप उसको मल्टीप्लाई करो बाय सर्विस पीरियड। अब एक्ट में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। एक्ट बोलता है कि आपको इधर कंप्लीटेड ईयर्स ही लेने हैं। जैसे पता है अपन ने नॉन पोगा में किया, 26 साल 9 महीने काम करेगा तो हम 26 लेंगे, वैसा इधर करना है। तो इधर कितना हो जाएगा? 25 साल। तो नाउ योर लीव एंटाइटलमेंट एज पर is, can I say 25 months? How much leave is availed by you? तो 5 months is your balance leave as per 5 months is your balance leave as per income tax act. सुन रहे तुम लोग? अब तुम थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। लीव अवेल्ड है ना, अवेल्ड, उस पे गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं डाल सकता है। अबे भाई तू कितनी छुट्टी लेगा वो उसके कंट्रोल में थोड़ी है। वो लोग ने क्या कर दिया, लीव एंटाइटलमेंट पे कंट्रोल डाल दिया कि मैक्स टू मैक्स योर लीव एंटाइटलमेंट इज 1 मंथ। अब बराबर से सुनना, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऊपर मैंने आपको क्या सिखाया, बैलेंस लीव एज पर एम्प्लॉयर्स पॉलिसी। ये क्या सिखाया मैंने, बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब तुम समझो, ये जो मैंने ब्लैक में लिखा है ना, वो भी प्रैक्टिकली यूज होता है, और रेड में लिखा है वो तो यूज होने वाला ही है टू कैलकुलेट एग्जम्पशन। बट अब तुम समझो ये कैसे यूज होता है। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे काम कर रहा था, मेरा और एम्प्लॉयर का ये अग्रीमेंट बना था कि भाई तू 1 साल काम कर, हम तुझे 1.5 महीने की छुट्टी देंगे। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा हूं 25 इयर्स 10 मंथ्स के बाद। तो जब मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा एम्प्लॉयर को, ध्यान से सुनना, कि एम्प्लॉयर आप मुझे 1.5 महीने की छुट्टी दे रहे थे, मैंने आपके यहां पे 25 साल काम किया, हाँ 10 महीने का प्रोपोर्शनेट आप नहीं दे रहे थे, चलो 37.5 मंथ्स मैं एलिजिबल था काम, मतलब छुट्टियां के लिए, मैंने लिए सिर्फ 20 महीना, मतलब मेरे अकाउंट में अभी भी 17.5 मंथ्स की छुट्टी बाकी है। एम्प्लॉयर तू मुझे जो पैसा देगा, मुझे जो लीव एनकैशमेंट आएगा, क्या नहीं से वो आएगा 17.5 मंथ्स का। अरे भाई मैं एम्प्लॉयर को बोलेगा तू मुझे 17.5 महीने का पैसा दे, क्योंकि अपने बीच में जो बात हुआ था उसके हिसाब से कहने से मैं और 17.5 मंथ्स की छुट्टी ले सकता हूं। ये मेरे और एम्प्लॉयर के बीच की बात है कि मेरे और एम्प्लॉयर के बीच में ये हुआ है कि तू 1.5 महीने की छुट्टी दे रहा है, उसके बेसिस पे टोटल में 37.5 मंथ्स ले सकता था, मैंने 20 महीना लिया, तू मुझे 17.5 मंथ्स का पैसा दे। मतलब तुम्हें कितना अमाउंट मिलेगा फ्रॉम एम्प्लॉयर, मतलब तुम्हारा ये जो अमाउंट है ना, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, वो बेस्ड रहेगा 17.5 मंथ्स के बेसिस पे, और तुम्हें यहां से मिला 17.5 मंथ्स। अब तुम जा रहे हो इनकम टैक्स एक्ट में एग्जम्पशन लेने के लिए, तो एग्जम्पशन तुम्हें मिलेगा 5 महीने के हिसाब से। समझ रहा है? सो ये जो बैलेंस लीव है एज पर एम्प्लॉयर्स पॉलिसी, वो यूज होता है टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, एंड ये जो 5 महीना है वो यूज होता है टू कैलकुलेट हाउ मच एग्जम्पशन यू विल गेट। कुछ भेजे में गया कि नहीं समझा? अब एक चीज और, यहां पे आपने सर्विस पीरियड कैलकुलेट करते वक्त फ्रैक्शन
को इग्नोर किया। इग्नोर क्यों इग्नोर किया पता है? क्योंकि ये चीज अग्रीमेंट में लिखी थी, इसीलिए। अगर अग्रीमेंट बोलता ना कि ईच ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड और पार्ट देयर ऑफ, तो तुम इधर 10 महीने का प्रोपोर्शनेट लीव और ऐड कर देते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? 10 महीने का प्रोपोर्शनेट लीव तुम यहां पे क्या कर देते हैं? ऐड। और ये वाले केस में ना, ये वाले केस में तुमने वापस से इधर फ्रैक्शन को क्या किया है बोलो? इग्नोर। क्यों किया है पता है? क्योंकि ये चीज एक्ट में लिखी गई है। मतलब जो रेड में लिखा है बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट, यहां पे फ्रैक्शन हमेशा इग्नोर ही होगा। ऊपर फ्रैक्शन इग्नोर होगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है अग्रीमेंट के ऊपर। अब सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में, उसमें वो लोग आपको एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड दे देते हैं। तो आपको ये जो रेड वाला, सॉरी ब्लैक में जो कैलकुलेशन किया है वो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पहले से ही दिया है हाउ मच अमाउंट यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो आपको कैलकुलेशन सिर्फ ये वाला ही है। बट ये वाला कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हें एक चीज तो चाहिए ही जो ब्लैक में से आएगी, क्या? लीव एंटाइटलमेंट एज पर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर की लीव एंटाइटलमेंट आएगी ना, तो ही तो तुम 1 मंथ पे रेस्ट्रिक्ट कर पाओगे। अगर एम्प्लॉयर 20 दिन का दे रहा है तो 20 दिन। क्लियर? एट दी एंड अपना आंसर आना चाहिए इन मंथ्स। अब आपको क्वेश्चन में डेटा अगर डेज में दिया है, अभी समझो इधर डेज होते सारे, तो इधर डेज ले लो, मल्टीप्लाई करो, डेज मिलेंगे, डेज में छुट्टी, ये आंसर भी डेज में आएगा। डिवाइड बाय 30 कर देना, मंथ्स में आ गया आंसर। लास्ट आंसर 30 से डिवाइड कर देना। समझा? अब तुम्हारे पहले कुछ भी डाउट हो ना, तो वो आप पूछो पहले मुझे। तुम्हें मेन डिफरेंस समझना है कि व्हाट इज बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड व्हाट इज बैलेंस लीव एज पर एम्प्लॉयर्स पॉलिसी। क्यों यूज होता है वो समझा कि नहीं समझा? सो वो पर्पस समझना, क्या चीज के लिए यूज होना चाहिए। सो ये देखो, लीव सैलरी received during service period, government, non-government, fully taxable. Received at the time of retirement by government employee, it is exempt. Non-government 1, 2, 3, 4, whichever is lower. Last limit 25 lakh. Actual amount 10 months into average salary of 10 months. Balance leave as per Income Tax Act in months multiply by average salary of 10 months. Salary में क्या? Salary 10 महीने की कौन सी लोगे? Preceding the date of retirement. सैलरी में बेसिक सैलरी, डीए टर्म्स एंड कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर. हाउ टू कैलकुलेट बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट? सो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट लीव एंटाइटलमेंट. दिस इज पर एनम लीव एंटाइटलमेंट. आइदर इट विल बी एज पर कंपनीज पॉलिसी और 1 month, विच एवर इज लोअर. Multiply by number of years of service. When you calculate number of years of service, you ignore fraction. So you will get total leave entitlement minus leave availed. तो तुम्हें मिल जाएगा बैलेंस लीव. क्लियर? पक्का समझा? क्या ये कॉन्सेप्ट लीव एनकैशमेंट या फिर लीव सैलरी? आप पहले ये लिखोगे, ये सब लिखोगे, उसके बाद ये जो एग्जाम्पल है वो कॉपी कर लोगे.
हो गया ये? एग्जाम्पल लिखेंगे अभी।
चलो अब एक क्वेश्चन नंबर 5, सिर्फ 2 मिनट इधर सुनो बराबर से। अब ये क्वेश्चन में ना वापस से आपको टैक्सेबल लीव सैलरी निकालना है। एक तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, पढ़ो ये जरा। 500 रुपया लिखा है। क्या आपको दिया है कि ये कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर है, नेट प्रॉफिट है? कुछ अजम्पशन नहीं लेने का, नॉर्मल कमीशन, इट्स अ लमसम कमीशन। समझ में आया? सो ये कमीशन को डोंट अज्यूम कि इट इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। कुछ नहीं दिया होगा तो हम समझेंगे कि इट्स अ लमसम कमीशन। अरे सब लोग क्लियर? दूसरा आपको यहां पे क्या दिया है जरा पढ़ो। कितनी है आपकी? 5000 पर मंथ। 1000 was increased with effect from 1/4/24। तो ये जो 5000 दिए ना वो अभी की सैलरी है, मतलब पहले आपकी सैलरी कितनी हुई रहेगी? 4000। तो वो चीज ध्यान से समझना बस। चलो क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हारे हिसाब से आंसर निकालो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आंसर आपको एम्प्लॉयर छुट्टी दे रहा है। अब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से भी कहने से 30 डेज ही हुआ, 20 काम किया है, तो योर टोटल लीव एंटाइटलमेंट इज 600 डेज। आप लोगों ने 480 डेज लीव लिया है, तो 120 डेज पेंडिंग है। इसका मतलब 4 महीने बाकी है आपके लीव एंटाइटलमेंट। बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज 4 मंथ्स। आ रहा है आंसर? और एवरेज सैलरी निकालना है तो क्या होगा? 4000 इंटू 2 प्लस 5000 इंटू 8 प्लस 1800 इंटू 10, ये आपकी सैलरी हो गई। डिवाइड बाय 10 कितनी? 6600 आ रही है। इंटू 4 वो लिमिट नंबर 1 हो गया। लिमिट नंबर 2 66,000, 3 हो जाएगा 5 lakhs और 4 हो जाएगा 25 lakhs। क्लियर? कुछ डाउट हो तो पूछो इसमें। बड़े अपन आ गए। आया ये 4 मंथ? समझा आप लोगों को? चलो अब यहां पे ध्यान दो। अब पे अटेंशन। अब एक कॉन्सेप्ट आता है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। सुनो अभी बराबर से। और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन। बस अभी अपने को ये लास्ट 2 पॉइंट डिस्कस करने हैं। क्या है पहला? रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। दूसरा क्या है? वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। अब एक एग्जांपल लो कि समझो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे अभी 100 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरत सिर्फ 90 लोगों की है। मतलब अभी 10 लोग जो काम कर रहे हैं ना एक्स्ट्रा में है। आपने इकोनॉमिक्स में शायद पढ़ा होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट करके, कि जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे भी लोग काम कर रहे हैं।
तो ये 10 लोगों को, 100 लोग है टोटल ऑर्गेनाइजेशन में, अभी 10 लोग ज्यादा है, कहने से अब ये 10 लोगों को निकालना पड़ेगा। तो एक तरीका क्या है निकालने का? तो एक तरीका है कि उनको उठाओ और फेंक दो बाहर ऑर्गेनाइजेशन के। इसको हम बोलते हैं कि आपने उनको रिट्रेंच कर दिया। क्या कर दिया बोलो? रिट्रेंच का मतलब क्या होता है? धक्के मार के बाहर निकालना। क्या होता है? के बाहर निकाल देना। उनकी गलती नहीं है, कुछ भी निकालो, गलती नहीं है तो भी अगर आप उनको बाहर निकालते हो, उसको हम बोलते हैं रिट्रेंच करना। अब इसमें नुकसान किसका हुआ? एम्प्लॉइज का नुकसान हुआ। ये तो बात ऐसी हो गई कि जब जरूरत होगी आप काम पे रखोगे और जब जरूरत नहीं है तो निकाल दोगे। तो अब है ना, एक एम्प्लॉई के बेनिफिट के लिए एक्ट बनाई गई है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। बोलो क्या नाम है एक्ट का? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ऐसे एम्प्लॉइज जिनको ऑर्गेनाइजेशन रिट्रेंच कर देता है, वो लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जाके एम्प्लॉयर के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं और फिर एम्प्लॉयर को उनको कंपल्सरी कंपेंसेशन देना पड़ेगा और उस कंपेंसेशन को हम बोलते हैं रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। बोलो पहले ये भेजे में गया। अब आज समझो 10 एम्प्लॉइज को आपने धक्के मार के बाहर निकाला, वो 10 के 10 लोगों ने आप पे केस किया, फिर आपको कंपेंसेशन देना पड़ा। कहने से इसमें क्या हो रहा है? अब नाम बहुत खराब होना स्टार्ट हो गया। किसका? एम्प्लॉयर का। और एम्प्लॉयर को भी थोड़ी चाहिए कि अपना नाम खराब हो, और प्लस लीगल कॉस्ट ज्यादा इनकर हो रही है। तो अब है ना, एक नया तरीका निकला है। क्या? कि एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ अगर कम करनी है तो आप सारे एम्प्लॉयज को बुलाओ और बोलो किस किस को ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना है। जो लोग भी जाना चाहते हैं ना, उनको तुम सामने से पैसा दो और बोलो चले जा। सामने से पैसा दो और बोलो चले जा, मतलब तुम्हें निकालना है और उसको जाना भी है। फ्रेंडली सेटलमेंट हो गया, तुम्हारा स्ट्रेंथ भी कम हो गया और नाम भी खराब नहीं हुआ। उसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। क्या बोलते हैं हम उसको? आपके साइड से एक गलती क्या होता है, आपको लगता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट का मतलब है एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, एम्प्लॉय छोड़ के जाता है ना, उसको हम बोलते हैं रेजिग्नेशन। क्या बोलते हैं? रेजिग्नेशन डिफरेंट है। रेजिग्नेशन क्या है? एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, एम्प्लॉयर नहीं निकाल रहा है। रिट्रेंचमेंट और वॉलेंटरी में, दोनों में एम्प्लॉयर को तो निकालना ही है। रिट्रेंचमेंट में तो वो उठा के फेंक रहा है और वॉलेंटरी रिटायरमेंट में पूछ के निकाल रहा है। आ रहा है समझ में? अगर मैं ये 3 वर्ड्स को कंपेयर करूं, रिट्रेंचमेंट, वॉलेंटरी रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशन, अंडरस्टैंड रिट्रेंचमेंट इज अ यूनिलैटरल एक्ट ओनली फ्रॉम द साइड ऑफ एम्प्लॉयर, whereas वॉलेंटरी रिटायरमेंट इज अ बायलैटरल एक्ट, एम्प्लॉयर को निकालना है और तुम्हें जाना है। रेजिग्नेशन इज अगेन अ यूनिलैटरल एक्ट, सिर्फ एम्प्लॉई जा रहा है। भाई तू जा रहा है तो हम थोड़ी कंपेंसेशन देगा, जब मुझे निकालना है तो मैं कंपेंसेशन देगा। गया भेजे में? तो अब इधर बस लिमिट्स याद रखनी है। ये देखो, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन सेक्शन नंबर 1010C है। 4 लिमिट्स है, चारों में से जो भी लोअर आया वो एग्जाम्प्ट। एक लिमिट तो आपको पता ही है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। एक है मैक्सिमम 5 lakhs। अब देखो क्या लिखा है, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट। अब इसका मतलब क्या? समझो आपके ऑर्गेनाइजेशन में 60 इयर्स की एज पे सब रिटायर हो रहे हैं, बट आपकी एज जब 55 थी, आप एम्प्लॉयर ने आपको बोला क्या तुझे जाना है, और आपने भी बोल दिया हाँ मुझे जाना है। तो अब आपके एम्प्लॉयमेंट में कहने से 5 साल बाकी थे। अगर आप काम करते तो और 5 साल करते, टोटल कितने महीने बाकी थे? 60।
तो आपको इधर लेने रिमेनिंग मंथ्स ऑफ सर्विस लेफ्ट, कितना टाइम और आप काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी मंथ्स में, और उसको मल्टीप्लाई करो बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी एंड लिमिट नंबर 1 लास्ट ड्रॉन सैलरी उसको करो 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस में इग्नोर फ्रैक्शन, इसका मतलब अगर 25 साल और 10 महीने हैं तो 25 साल। और सैलरी में क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एंड कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बैठा दिमाग में? रिट्रेंचमेंट में देखो क्या लिमिट्स है, ये सेकेंड लिमिट है 1, 2 एंड 3। सेकेंड लिमिट है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, थर्ड लिमिट है मैक्सिमम 5 लाख। सिर्फ लिमिट नंबर 1 देखो क्या है, 15 डिवाइड बाय इनटू एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स, कौन से, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिट्रेंचमेंट, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिट्रेंचमेंट, वो 3 मंथ्स का एवरेज सैलरी लेना है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस। अच्छा, आज ही कहीं 15/26 देखा था ग्रेचुइटी में, पोगा में। अब तुम देखो उधर 15/26 है, इधर भी 15/26 है। जरा देखो नंबर ऑफ ईयर्स मोर देन 6 मंथ्स राउंडिंग ऑफ ऑन हायर साइड, कैन आई से सेम एज पोगा? उधर है ना, उधर सैलरी में इट वाज ओनली लास्ट ड्रॉन सैलरी, इधर है एवरेज सैलरी ऑफ 3 मंथ्स। बाकी सैलरी का भी मीनिंग देख लो, सेम ही है। आया समझ में? पक्का भेजे में गया? तो ये 2 और आपके रिटायरमेंट बेनिफिट खत्म हुए। टोटल 6 रिटायरमेंट बेनिफिट है, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट, वॉलेंटरी रिटायरमेंट, और एक आएगा प्रोविडेंट फंड। सो ये 5 हो गए अपने अभी। अब आप ये 2 लिख लेंगे, फिर इसके ऊपर सम करते हैं और फिर घर जाते हैं। आज आपको थोड़ा होमवर्क आने वाला है। क्या हुआ? थोड़ा होमवर्क है, 5-6 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को सॉल्व करना है, कल हो जाना चाहिए। ये आदित्य ने क्या छोड़ दिया सी है? अच्छा, तो ये भी तो, ये सारे लेक्चर्स भी देख लेगा तब तक वो। ओके, चलो अभी होमवर्क के क्वेश्चंस देख लो। होमवर्क में होमवर्क सेक्शन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक, बराबर, होमवर्क सेक्शन के क्वेश्चंस। सो ये कल तक हो जाने चाहिए, ठीक है? कल मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।